नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। कल ओवल में भारत ने टेस्ट मैच जीत लिया, तो जिसके पश्चात से भारत और इंग्लैंड के बीच में 2-2 की बराबरी पर अभी टेस्ट मैच हो गया है। तो ये न्यूज़ है, बस इसको देख लीजिएगा। मोहम्मद सिराज की काफ़ी बड़ी भूमिका रही ये टेस्ट मैच जिताने में। ये क्रिस वोक्स हैं जिन्होंने एक हाथ से बल्लेबाजी करने के लिए आगे। ये टेस्ट मैच हमेशा ही ज़्यादा रोमांचक होता T20 और वनडे के कंपेयर में। मुझे तो हमेशा टेस्ट ज़्यादा रोमांचक लगता है। अभी नहीं देखता हूँ मैं, अलग चीज़ है, समय भी नहीं रहता उतना और इंटरेस्ट भी नहीं है उतना। तो इसलिए टेस्ट मैच से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम एग्जाम में। तो ओवल में हुआ है, इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, काफ़ी अच्छा मैच रहा, भारत ने जीत भी लिया, ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में जो 2-4 फैक्ट होंगे वो लोग करंट के MCQ में कर लेंगे। अगला न्यूज़ ट्रंप से संबंधित है, इसको भी हम लोग देखेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है। झारखंड के काफ़ी बड़े ट्राइबल नेता शिबू सोरेन साहब, इनका निधन हो गया है। तो ये झारखंड राज्य अलग बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी मानी जाती है। इस न्यूज़ को भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए क्या एक चीज़ और है, अगर आपको 72 BPSC के लिए जुड़ना हो तो अभी ही जुड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। पर मंथ 200 से भी कम प्राइस पड़ेगा अगर आप ईयरली लेते हैं तो, या 6 मंथ का लेते हैं तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। और 15 अगस्त तक का ही ये ऑफ़र है। कई सारे बच्चे जुड़े हैं, लिमिटेड लोग ही होते हैं ग्रुप में, इसलिए जल्दी जुड़ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रभाव में आ जाएगा। कल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। तो भारत और EFTA व्यापार आर्थिक समझौता को जो हम लोग देखेंगे, EFTA के मेंबर्स को भी देखेंगे हम लोग। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे PT एग्जाम में पूछा जा सकता है कि EFTA जो छोटा सा एक ग्रुप है उसके कौन कौन से मेंबर देश हैं, कहाँ के हैं, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। कब से व्यापार समझौता लागू होगा, तो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभाव में आएगा, ये भी याद रखिएगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA कहा जाता है। इन देशों के भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की जा रही है। भारत और EFTA में कौन कौन से देश हैं? आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ये छोटे छोटे देश हैं। नॉर्वे इनमें सबसे बड़ा देश है और आइसलैंड है, फिर उसके बाद फिर आपका स्विट्जरलैंड आ जाएगा। और लिंचेस्टीन जो है ये तो बहुत ही छोटा सा देश है, दिल्ली के किसी एक छोटा सा कॉलोनी लगा लीजिए, उसके इतना बड़ा देश होगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। के बीच व्यापार और आर्थिक समझौता TEPA पर 2008 से 21 राउंड की वार्ता के बाद 2024 में 10 मार्च को हस्ताक्षर किया गया। ये मैंने उस समय भी पढ़ाया था। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है, निवेश आकर्षित करना है, रोजगार सृजन करना है। विशेष रूप से टैरिफ शुल्क या गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना इसका उद्देश्य रखा गया है। सेवा प्रदाता निवेशकों को निष्पक्ष, पारदर्शी, अनुमानित बाजार पहुंच में सुनिश्चित करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहां कहां पर पूछा जा सकता है? प्रीलिम में EFTA के बारे में पूछा जाएगा, उसके सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि EFTA के साथ व्यापार करने के लाभ और हानि के बारे में बताइए। यह समझौता कस्टम सहयोग, व्यापार की प्रक्रिया, बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, अधिकार की सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र को भी मजबूत करता है। जिन देशों के साथ हमने स्थापित किया है ये ट्रेड एग्रीमेंट, वो काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है सभी, और भारत को वहाँ पर बेनिफिट है। कंज्यूमर गुड्स बेच के हम काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पर आय सृजित कर सकते हैं। समझौते की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो रणनीतिक निवेश प्रतिबद्धता। EFTA 15 वर्षों भारत में $100 बिलियन का निवेश करेगा। पहले 10 वर्षों में $50 बिलियन, अगले 5 वर्षों में $50 बिलियन का निवेश करेगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि 1 मिलियन नौकरी पैदा होगा। 1 मिलियन नौकरी, 10 लाख करीब में नौकरी पैदा होगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि 2025 में बैठ कर के हम ऐसे कैसे बोल सकते 2035 तक निवेश के कारण से 10 लाख रोजगार पैदा होंगे? यहाँ तो जो रोजगार है वो भी जाने वाले हैं। बाजार पहुंच और टैरिफ रियायतें। EFTA ने 92.2% टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है, जो भारत के लिए 96.6% जो हमारे निर्यात हैं, जो गैर कृषि या प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर हो या प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर गुड्स हों, उन सभी को शामिल करके ये निर्यात में हमें छूट दी जा रही है, जिसका बेनिफिट हमारे देश के निर्यातकों को अवश्य ही मिलेगा। भारत ने 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है। EFTA के 95.3% निर्यात को शामिल करती है, जिसमें सोना भी शामिल है। हालांकि प्रभावी शुल्क में कोई बदलाव अभी भी नहीं हुआ है। जब 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा तब प्रभावी शुल्क में शायद बदलाव देखने को मिले।
भारतीय चावल बासमती और गैर बासमती को शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा बिना किसी पारस्परिकता के, मतलब जीरो टैरिफ की घोषणा इस पर की गई है। सुरक्षा उपाय और बहिष्करण डेयरी, सोया, कोयला और पीएलआई उत्पाद आधारित प्रोत्साहन से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखा गया है, जिससे हमारे यहाँ के कॉमन लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पर डेयरी उद्योग काफ़ी ज़्यादा उन्नत होते हैं। यह समझौता भारत की आईटी, एजुकेशन, कल्चर और खेल जैसे क्षेत्र में सेवाओं का समर्थन देता है। नर्सिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्र में म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्रीमेंट यानी कि एमआरए को सक्षम बनाता है। ये भारत और ईएफटीए के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके अलग अलग क्लॉज और प्रावधान हैं, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। एक बार जब इस पर उत्तर लेखन आप कर लेते हैं, आंसर राइटिंग, तब जाके आपका यह कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। विधिक ढांचा और बौद्धिक संपदा संरक्षण, इसमें कुल 14 अध्यायों को शामिल किया गया है। यदि निवेश लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता तो भारत टैरिफ रियायतें वापस ले सकता है। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और पेटेंट के अनावश्यक विस्तार की समस्या को भी संबोधित इसी ट्रेड डील में किया गया है। इसका मैप अगर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ईएफटीए के देश हैं, तो देखिए ये है नॉर्वे, ये है आइसलैंड, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड स्थलरुद्ध देश है और इसके ठीक बगल में बिल्कुल इतना बड़ा देश है, जितना बड़ा ये डॉट बनाया मैंने उतना ही बड़ा देश है लिंचेस्टाइन। ये डॉट भी उनसे बड़ा हो गया, लिंचेस्टाइन यहीं पर है। बहुत खूबसूरत देश हैं ये सब के सब। तो इन्हीं चारों देश को मिलकर के बनता है कौन सा, तो ईएफटीए। स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, आइसलैंड और नॉर्वे, ये चारों देश मिलकर ईएफटीए बनाते हैं। इन्हीं ईएफटीए समूह के साथ में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के डील साइन किया है। इनको भी याद रखिए कहाँ कहाँ पर कौन से देश हैं। देखिए इसी में आगे क्या कि ईएफटीए आखिरकार में है क्या, तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इसको कहा जाता है। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इसका गठन 1960 में स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य सदस्य देश वैश्विक साझेदारी के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। भारत और ईएफटीए का व्यापार संबंध भी काफ़ी पहले से है। भारत यूरोप यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के बाद ईएफटीए का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये जो चार हैं, इन चारों के अलावा भारत ही इनका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024-25 में हमने करीब 24.4 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया है। ईएफटीए के अंतर्गत स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। कौन सा देश, तो स्विट्जरलैंड, ये भी याद रखिएगा। जबकि आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे के साथ व्यापार अपेक्षाकृत हमारे सीमित हैं, लेकिन ईएफटीए के साथ अब जब ट्रेड डील साइन हो गया है तो अक्टूबर के पश्चात ये जो आइसलैंड है, नॉर्वे है, इन देशों के साथ भी हमारे व्यापार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। भारत ईएफटीए देशों को 1.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया और 22.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्यों की वस्तुओं का आयात किया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा काफ़ी बढ़ गया। अब इसी को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे सामान सस्ते होंगे तो हम इनको और अधिक बेच सकते हैं और भी ज़्यादा बेचेंगे। तो जितना ज़्यादा हम बेचेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रेड जो डेफिसिट है वो कम होता जाएगा। अब हम यहाँ से आयात क्या क्या करते हैं, तो यहाँ से आयात में सोना, चांदी, कोयला, फार्मास्यूटिकल्स, वनस्पति तेल, चिकित्सा उपकरण और डेयरी मशीनें शामिल हैं। निर्यात में इस्पात, सोना, कीमती पत्थर, सोना जो हम बेचते हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, पत्थर, धागे, खेल के सामान, कांच के बने पदार्थ और थोक दवाएं, ये सब शामिल हैं। भारत ईएफटीए डेस्क भारत ईएफटीए के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता के तहत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अलग से ईएफटीए डेस्क की ही स्थापना की है, जो डेडिकेटेड इन्हीं के लिए काम करेगा। आपको पता है ये सब टॉपिक जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लेस पॉपुलर होते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम में फिर पूछता है। अगर इसको सही से तैयार करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। या जितनी बार कोई भी एग्ज़ाम होता है उतनी बार आपको ये चीज़ मैं रियलाइज़ करवाता हूँ, बता करके करवाता हूँ, दिखा करके। न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, न्यूज़पेपर डिस्कशन पीटी में सभी एग्जामिनेशन में, तो इसको डेडिकेटेड फॉलो कीजिए। अभी पीटी से 20 अगस्त तक शायद मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाऊंगा, उसके बाद 10-15 दिनों का होल्ड लेंगे हम लोग, और उसमें केवल पीटी के लिए वीडियोज़ आएंगे आपके लिए, ठीक है। उससे पहले भी शायद 20 तारीख से पहले भी शायद मैं सोच रहा हूँ इसको रोक दूँ और इसकी जगह पर करंट का डिस्कशन हम लोग कर लें। अगला है, देखिए कि इन्होंने बोला है
ट्रंप महोदय ने कि हम और भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। भारत ने बोला है कि अपने गिरेबान में झांकिए। ट्रंप जी की हालत पता है कैसी हो रखी है? वैसे ही कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो क़यामत होगी, वैसा ही हो रखा है कि हमारे साथ ट्रेड मत करे भारत, कोई बात नहीं, लेकिन रूस के साथ ट्रेड मत करो, हमको उससे तकलीफ़ हो रही है। परेशान है ये, इनके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे, यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। चाह रहे थे कि हम जैसे ही शासन सत्ता में आए यूँ चुटकी बजाते ही रूस यूक्रेन वॉर रुक जाए। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में खूब चटुकारिता की। मैं आपको समझाता हूँ, आपको सारा कुछ दिख जाएगा, याद आ जाएगा। इन्होंने पुतिन की इतनी तारीफ़ की कि यूरोपियन देश जो है वो नाराज़ हो गए। इन्होंने व्हाइट हाउस में व्लादिमीर जेलेंस्की को बुला करके खूब बेइज्जती की। मतलब कि जैसे गांव घर में झगड़ा लड़ाई होता है वैसा ही हो गया, बस कपड़े नहीं फाड़े एक दूसरे के, बाकी सब कुछ करके देख लिया। फिर भी पुतिन नहीं माने, उन्होंने बोला कि हम आपके बातचीत करेंगे ही नहीं, कोई बातचीत नहीं, युद्ध रुकेगा ही नहीं, बल्कि और यूक्रेन को तबाह कर दिया उन्होंने उसके पश्चात से। अब ये परेशान हो गया। अब इनको किसी ने मंत्र फूंक दिया कि भाई चीन और भारत जो है इसी के कारण से रूस युद्ध लड़ रहा है, इन दोनों को रोक दो तो आपका जो रूस और यूक्रेन युद्ध है वो रुक जाएगा। इसलिए चीन पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जाके बात करो पुतिन से। भारत पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं कि रूस से व्यापार मत करो। लेकिन ये भूल गए शायद कि अब वो समय नहीं रहा जब ये देश जो है ये कमज़ोर हुआ करते थे इकोनॉमिक रूप से। अब आपसे ज़्यादा ज़रूरत के सामान ये देश सृजित करते हैं, जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। और आप सुबह सुबह उठ करके ये नहीं बोल सकते हो कि इन सभी देशों पर हम टैरिफ लगा देंगे और अमेरिका सुखी तरीके से रह पाएगा। भारत पर टैरिफ के पश्चात से अमेरिका के भी बाज़ारों में गिरावट देखी गई, भारी गिरावट देखी गई है। चीन पर अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता है भारत चीन पर टैरिफ लगाने से तो अमेरिका के लोगों को होगा। सस्ते सामान उनको नहीं मिल पाएंगे, वो सामान वहाँ पर महंगे हो जाएंगे। अब अमेरिकन कंपनी से ट्रंप महोदय कह रहे हैं कि भाई दवाई सस्ता कर दो, हमारे लोगों को दवाई सस्ता मिल जाए। भारत से सस्ती दवाएं जाती थी, अब टैरिफ लगाएंगे तो वहाँ दवाएं महंगी हो जाएंगी। तो ये इनके ऊपर में उल्टा ही पड़ रहा है, बैक फायर कर रहा है, परेशान है, इसलिए कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी करने के क्रम में इन्होंने बोला है कि हम टैरिफ और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। भारत सरकार ने कल शानदार बयान दिया, जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अपने गिरेबान में झांकिए, आपकी ज़रूरत का सामान अगर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कहा जाता है इसको, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड के 6 अणु हो जाएंगे इसमें। ये आप लेते हो क्यों? क्योंकि आपको अपना परमाणु एनर्जी उद्योग चलाना है। ये आप रूस से खरीदते हैं। आप पैलेडियम खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पैलेडियम खरीदते हैं, उर्वरक खरीदते हैं, आप केमिकल्स खरीदते हैं। ये सब के सब अमेरिका किससे खरीदता है? तो रूस से खरीदता है। तो पहले ऐसा करो, इन सब को बंद कर लो। आप पहले आप ऐसा करो, यूरोपियन यूनियन को बोले कि एक बूंद तेल और गैस रूस से ना खरीदे। पहले आप ऐसा करो कि यूरोपियन यूनियन को बोले कि भाई रूस से 100% व्यापार को बंद कर दे। तो ये तो इनसे होगा नहीं, परेशान है, क्या करेंगे? तो भारत को धमकी देते रहते हैं। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यह नाभिकीय उद्योग में यूरेनियम संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों अन्य नाभिकीय गतिविधियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। जरूर याद रखिए। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इसका उपयोग यूरेनियम इनरिचमेंट, वेपन्स के लिए भी और फ्यूल के लिए दोनों में किया जाता है। पैलेडियम या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में विशेष रूप से उत्प्रेरक कन्वर्टर, कैटलिस्ट कन्वर्टर के रूप में उपयोग होता है, जो हाइब्रिड वाहनों में उत्सर्जक को कम करने में मदद करते हैं। और उसके अलावा उर्वरक और केमिकल्स ये सब के सब वहाँ से मंगाए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये जवाब दिया है कि हमारी ज़रूरत जहाँ से पूरी होगी हम खरीदेंगे और आप हमें नहीं रोक सकते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है शिबू सोरेन जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इनको दिसोम गुरु जी के नाम से भी जाना जाता था और इनका निधन कल हो गया है। तो देखिए इसमें क्या है। शिबू सोरेन जी का जन्म 1944 में हुआ था, उनका निधन 2025 में हुआ है, कल ही हुआ है। वे झारखंड के आदिवासी अधिकारों के चैंपियन के रूप में जाने जाते हैं और बहुत पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य की मांग जो है ये कोई अलग होने से 10-15 वर्ष पहले शुरू नहीं हुआ। जबकि आज़ाद हमारा देश हो रहा था उस समय भी कई सारे लोग बोले थे कि झारखंड को बिहार के साथ शामिल नहीं करना चाहिए, ट्राइबल अलग राज्य बनना चाहिए। तो आज़ादी के पहले से डिमांड चली आ रही थी, जो पूरा हुआ 2000 ईस्वी में। इसमें इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है झारखंड को अलग राज्य बनाने में। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के स्वायत्त
और अधिकारों की रक्षा करना था, स्वायत्तता और अधिकार, ताकि उनके लिए अलग राज्य हो जहां पर जहां पर मुख्य रूप से शासन सत्ता में ट्राइब्स के लोग हों। यही इसका उद्देश्य रखा गया था। उन्हें प्यार से दिसोम गुरुजी के नाम से जाना जाता था, जो आदिवासी समुदाय में उनके सम्मान को दर्शाता है। ट्राइब्स का अभी तक के नॉर्थ इंडिया में तो सबसे बड़े नेता यही हुए हैं। और देखिए इनके बारे में अगला, दुमका का नाम आपने सुना होगा। दुमका से लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, झारखंड के मुख्यमंत्री भी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और 2000 में राज्य गठन में सबसे बड़ा इनका योगदान रहा था। करियर के शुरुआत से ही बहुत सारे लीगल और भ्रष्टाचार में इनका नाम उछला था, कई सारे अपराध में भी नाम आया था। लेकिन अब उन चीज़ों की बात नहीं करनी चाहिए। जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो इन सब चीज़ों की कभी बात नहीं करते हैं। बस यहाँ पर जो लिखा हुआ तो मैंने बता दिया। दुमका का नाम भी याद रखिएगा। दुमका से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अभी इन्हीं के पुत्र जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, कई बार जेल भी गए हैं कुछ दिन पहले ही। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो जिसको कहा जाता है, वही पार्टी है इनकी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते अगला है कि पीएम ओपन्स कर्तव्य भवन न्यू एमएचए, यानी कि जो गृह मंत्रालय है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसका अब कार्यालय इसी में होगा। कर्तव्य भवन इसका नाम है। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री जी कल इसका उद्घाटन करेंगे और सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवन की इमारत है और इसमें कई सारे मंत्रालय और भी शामिल होंगे। ये दरअसल में आपको याद है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो उसी के तहत में अभी अगर आप दिल्ली आते हैं तो आपको पता चलता कि बहुत सारे मंत्रालय बिखरे हुए थे पूरे लुटियंस में, तब उनको एक जगह किया जाएगा। तो कर्तव्य भवन में 2 मंत्रालय आएंगे जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यह भवन नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसी के किनारे में स्थित है। कर्तव्य भवन गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का नया पता होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास, बाहरी मामले, कार्मिक, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भी इसमें स्थानांतरित होंगे। ये सब के सब शामिल होंगे इसमें। पहले मंत्रालय कृषि भवन, नॉर्थ ब्लॉक और अन्य जगहों पर चलते थे जो बिखरे हुए थे पूरे लुटियंस में, अब उनको एक जगह पर लाया जा रहा है। कर्तव्य भवन कहाँ है? कर्तव्य पथ पर है। क्या है ये? तो ये मंत्रालय होगा, बहुत सारे मंत्रालय मिले होंगे इसमें। 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र फैला हुआ है, 2 तह खाने नहीं, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 6 मंजिला इमारत होगी। बहुत सारी चीज़ फैसिलिटी होंगे इसमें। अब इसमें से यही पूछा जाएगा आपसे। भवन का निर्माण सीसीएस के तहत किया जाएगा, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसी के तहत में, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्लान जो है उसी के तहत में किया जा रहा है, जो पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जगह पर बनाया गया है। यह कई मंत्रालय को एक साथ लाकर कार्य क्षमता बढ़ाने का हिस्सा है कि मंत्रालय में जो पेपर घूमता रहता है वो एक ही भवन में होगा तो जल्दी काम हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को तोड़ा जाएगा और उसके स्थान पर सीसीएस भवन बनाए जाएंगे। मतलब नए तरीके से सभी मंत्रालयों को एकीकृत करके थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। 25 जुलाई 2025 को लोकसभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने बताया कि भाई परियोजनाएं लगभग में 88 से 89% तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बारे में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। कर्तव्य भवन के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ पर बनाया गया है, कौन कौन से मंत्रालय होंगे। तो बहुत सारे मंत्रालय होंगे, मुख्य रूप से जो गृह मंत्रालय है और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो दोनों ही होंगे, तो इसको जरूर याद रखिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? टाटा मोटर्स के सीएफओ बालाजी, ये पहले इंडियन होंगे जो JLR जो कंपनी है, जगुआर लैंड रोवर, इसका अब CEO नियुक्त किया गया है। PV बालाजी को टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली JLR पहले फोर्ड की हुआ करती थी, जगुआर लैंड रोवर, जो लैंड रोवर आपने गाड़ी भी देखा होगा, रेंज रोवर है ना, जगुआर देखा होगा, ये सब लग्जरी गाड़ी हैं, 5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की आती हैं। तो वो फोर्ड की पहले हुआ करती थी, लेकिन टाटा ने उसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, और अब इसका CEO जो है वो पहली बार कोई भारतीय बनने जा रहा है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बालाजी इनका नाम है, PB बालाजी इनका नाम है। ये टाटा मोटर्स के CFO हुआ करते थे, लेकिन अब इसको JLR का CEO नियुक्त किया जाएगा इनको, और उनकी नियुक्ति नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। वे JLR के पहले भारतीय CEO होंगे। बालाजी एड्रियन मॉडल की जगह लेंगे। एड्रियन मॉडल जो हैं यही पहले CEO थे JLR के, जो 3 साल से JLR के CEO थे और कुल 35 कंपनी से जुड़े हुए रहे हैं। ये मॉडल ने रिटायरमेंट की इच्छा जताई, जिसके पश्चात से परिवर्तन हुआ है और अब भारतीय व्यक्ति पहली बार JLR के CEO बनने जा रहे हैं।
एन चंद्रशेखरन कौन है? तो टाटा सन्स जो है उसके चेयरमैन हैं। ने JLR PAC टाटा मोटर्स और टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा कि मैड्रियन को JLR के लिए शानदार, ठीक है भाई, इन्होंने उनको बोला कि आपका कैरियर काफ़ी शानदार रहा है, लेकिन अब PB बालाजी जो हैं इनको नियुक्त किया जा रहा है CEO के तौर पर। भाई पूछा जाएगा आपसे, पहली बार JLR कंपनी का भारतीय CEO कौन बना है? JLR किसके स्वामित्व की कंपनी है? तो भाई टाटा की कंपनी है यह। पहले फोर्ड की हुआ करती थी, लेकिन टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया था, फोर्ड से खरीद लिया था। ये डूब रही थी, लेकिन टाटा ने अपने ब्रांडिंग वैल्यू के बदौलत इसको फिर से दुनिया में उबारा है। और यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोई लग्जरी गाड़ियाँ बिकती हैं तो वो यही है, रेंज रोवर बिकती है। भारत में प्रधानमंत्री जी के पास रेंज रोवर ही है, कई सारी गाड़ियाँ हैं उनके पास, तो रेंज रोवर उनमें से मुख्य गाड़ी है। अगला जो करंट है, दुनिया का सबसे बड़ा करंट अफेयर है। क्यों दुनिया का मैं कह रहा हूँ? क्योंकि 2025 ईस्वी में हमने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, इसको करंट अफेयर के लिए तो पढ़ना ही चाहिए। दिल्ली असेंबली रन स्लोली ऑन सनलाइट इन फर्स्ट इन द कंट्री, मतलब कि दिल्ली की असेंबली जो है ये पहली ऐसी असेंबली बनी है जो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से चलेगी। और ये करंट अफेयर आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा दुनिया में बड़ा उपलब्धि तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दिल्ली विधानसभा देश में पहली बार पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हुई है। 2 अगस्त 2025 को यह उपलब्धि हासिल की गई है और इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है। विधानसभा की 500 किलोवाट की छत पर लगी और सौर ऊर्जा संयंत्र ने इसकी बिजली ज़रूरतों को पूरा किया है। विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट का हमने सोलर एनर्जी संयंत्र लगा दिया है, जिससे अब दिल्ली असेंबली जो है कंप्लीट 100% सोलर एनर्जी पर चलने वाली देश की पहली असेंबली बन गई है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है यह। इस पहल का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी गए इसका उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ मिल करके। तो इसको जरूर ही याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम एग्जाम में। ओके, दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन भी शुरू किया। अभी सुबह सुबह मैंने शेयर कर दिया था स्टडी फॉर UPSC पीसीएस वाले टेलीग्राम ग्रुप में कि ऑपरेशन मिलाप शुरू किया है कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, उनको उनके परिवार के जनों से मिलाने के लिए उस ऑपरेशन को शुरू किया। तो उसको भी याद रखिएगा, वो इससे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, वो सबके लिए होना चाहिए। ये 2025 ईस्वी में हमारे देश के इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वाला राज्य कौन सा? तो महाराष्ट्र। उसके CM चले जाते हैं टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन करने, टेस्ला गाड़ी के शोरूम का। 2025 ईस्वी में हमने एक असेंबली के ऊपर में 500 किलोवाट का सोलर पैनल लगा दिया है और वो न्यूज़ में आ गया है बिल्कुल अच्छे से। उसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री चले जाते हैं, है ना। जब दुनिया AI में इतना उन्नत हासिल कर रही है, उसमें 500 किलोवाट का हमने सोलर एनर्जी पैनल लगा लिया अपने छत पर। अभी और क्या चाहिए आपको, बताइए। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जो टॉपिक कौन सा है? CRIB ब्लड ग्रुप। CRIB यही पूछ लेगा कि क्या था, हाल ही में चर्चा में रहा। तो यह एक अद्भुत सा दुनिया में यूनिक सा एक ब्लड ग्रुप है जो भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक 38 वर्षीय महिला में इस रक्त समूह को खोजा गया है। यह रक्त विज्ञान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यह ब्लड ग्रुप है। CRIB नाम में CR का अर्थ है क्रोमर, एक मौजूदा ब्लड ग्रुप सिस्टम, और IB का अर्थ है इंडिया बेंगलोर, जहां यह खोज शुरू हुई है। यह नया एंटीजन रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। महिला का रक्त ORH+ होने के बावजूद किसी भी सामान्य O+ रक्त से मेल नहीं खा रहा था। एडवांस सीरोलॉजिकल टेक्निक से पता चला कि यह जो रक्त है पैन रिएक्टिव है, यानी कि सभी सामान्य रक्त से असंगत है। यह महिला और परिजनों के सैंपल ब्रिटेन के IBGRL इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी ब्रिस्टल में भेजा गया। अब आपसे पूछा जा सकता है IBGRL कहाँ पर है? इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी कहाँ पर है भाई? तो यह ब्रिस्टल में है, लंदन में है। 10 महीने के आणविक विश्लेषण के बाद इस नए एंटीजन की पुष्टि हुई है कि ये अलग ही प्रकार के एंटीजन है, इसको याद रखिएगा। इस खोज की आधिकारिक घोषणा जून 2025 में इटली के मिलान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्त संक्रमण समाज के 35वीं रीजनल कांग्रेस में हुई है। ये भी आपके लिए करंट अफेयर हो गया। दिल्ली असेंबली से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। वो तो याद हो गया होगा
कि देश की पहली असेंबली कौन सी? दिल्ली असेंबली, जिसने 100% सोलर एनर्जी से अपना काम शुरू कर दिया है। इस खोज के बाद रोटरी बैंगलोर टीटीके के ब्लड सेंटर ने कर्नाटक स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और मुंबई स्थित आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी आईआईएच के सहयोग से एक रेयर डोनर रजिस्ट्री शुरू की है। यह पहल दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों को समय पर सही रक्त मुहैया हो, ताकि अगर आपका ब्लड ग्रुप रेयर है तो आप वहाँ पर जाकर के डोनेट कीजिए, जिससे रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अगर कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो मिल पाएगा। इस पहल को भी आईसीएमआर, उसके अलावा कर्नाटक स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और आईआईएच के सहयोग से शुरू किया गया है। यह पहल दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों को सही समय पर रक्त पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इसके बारे में भी याद रखिएगा कहाँ पर ये ढूंढा गया है, तो कर्नाटक में एक महिला के अंदर में ढूंढा गया है। इसी संलग्न एक छोटा टॉपिक और है RH फैक्टर। इसकी खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने की थी। कई बार पीटी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम इस बंदर के नाम पर रखा गया। फैक्टर पहली बार पाया गया था इस बंदर में। RH एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसको RH प्लस या RH माइनस में बांटा जाता है। RH प्लस RH एंटीजन मौजूद हैं, RH माइनस मानो तो RH एंटीजन अनुपस्थित है उसमें। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये छोटा सा ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया, और उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक किए हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा करंट अफेयर दिल्ली असेंबली वाला किया है। PV बालाजी को नियुक्त किया गया, ये भी बताया मैंने आपको। और कर्तव्य भवन के बारे में हमने बात की है, नया होगा मंत्रालय भाई। उसके बाद से शिबू सोरेन जी के बारे में बात किया है हमने, उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और उसके अलावा ट्रंप के बारे में बात किया हमने, पैलेडियम के बारे में बात किया, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, EFTA के बारे में भी बात कर लिया। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।